नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल ABS स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के विगत वर्षों में पूछे हुए सवालों को देख रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम जिस चैप्टर से संबंधित सवाल देखेंगे उसका नाम है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थीं। ऑप्शन है आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शैव धर्म। एलिफेंटा की जो गुफाएं बनाई गई थी ये मुख्यतः जो है कि शैव धर्म से संबंधित थी। आइए देखते हैं एलिफेंटा के बारे में। एलिफेंटा जो है ये बम्बई में समुद्र में बम्बई में जो है कि समुद्र में ये है और 7 मील दूर, बम्बई से 7 मील दूर समुद्र में उत्तर पूर्व में इसकी अवस्थिति है। और एलिफेंटा की जो एक द्वीप है और इसके प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का मतलब एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट शासकों ने जो है करवाया था और यहाँ पर कुल 7 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 5 गुफाओं का संबंध जो है हिंदू धर्म में मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित मूर्तियाँ यहाँ पर मिलती हैं। और जो दो गुफाएं हैं उनमें जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिलती हैं। इन गुफाओं का जो निर्माण काल है वो है 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी। तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये जो है कि किसके समय में बनवाई गई हैं। तो ये बनवाई गई हैं राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। और ये एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ हैं? ये मुंबई में अवस्थित हैं। मुंबई से 7 मील दूर जो है कि समुद्र में अवस्थित हैं। और इनमें जो गुफाएं हैं उन गुफाओं की संख्या कितनी पाई जाती है? 7 में से 5 का संबंध जो है हिंदू धर्म मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित है। देखिए शैव धर्म, और जो 2 हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इस एक सवाल के सहारे आपको इतने सारे तथ्यों को जानने को मिला। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने, वातापी के चालुक्यों ने, गंग शासकों ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये भी जो है कि एलोरा के भी कैलाश मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। किसने? राष्ट्रकूटों ने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये शैलकृत स्थापत्य का जो है आश्चर्य माना जाता है। यह शिव मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण हमने आपको बता ही दिया कि राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। और राष्ट्रकूट शासकों में भी अगर पूछे कि किस शासक के द्वारा, तो कृष्ण प्रथम। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट शासक का नाम है कृष्ण प्रथम। इसके द्वारा जो है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? देखिए एक वंश आपको यहाँ पे नोट करना होगा कि एक ही डायनेस्टी, राष्ट्रकूट से पहला भी सवाल था जो एलिफेंटा से संबंधित था, दूसरा एलोरा से संबंधित था, तीसरा देखिए डायरेक्ट राष्ट्रकूट वंश का नाम लेकर के पूछा है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या शाक्त धर्म। तो इसमें जो है आपका जैन धर्म सही होगा। जैन धर्म को जो है कि राष्ट्रकूट शासकों का संरक्षण प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व अधिक था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का प्रचार प्रसार, ब्राह्मण धर्म भी ठीक ठाक प्रसिद्ध था उस समय, लेकिन उसकी अपेक्षा में जो है कि अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा जैन धर्म का जो है कि प्रचार प्रसार हुआ। इसे जो है कि जैन धर्म को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। और राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष एक राष्ट्रकूट के वंश का शासक हुआ था। उसके गुरु जैनाचार्य कौन थे? जैनाचार्य जिनसेन। ये पूछा गया है परीक्षाओं में विगत वर्ष के कि जो अमोघ वर्ष था उसके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था जैनाचार्य जिनसेन। अब देखिए जब किसी शासक के गुरु जैन धर्म से संबंधित है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस शासक के समय या उस राज्य के समय जो है कि उस धर्म को ज़्यादा संरक्षण मिला रहा होगा। तो इन्होंने मतलब राष्ट्रकूट शासक जो अमोघवर्ष था उसके जो गुरु थे जैनाचार्य जिनसेन, उन्होंने जो है कि जिन्होंने आदि पुराण की रचना की थी। किसकी रचना की थी? आदि पुराण की। और उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति जो है वो पदों पर भी
सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति हुई थी। शासक तो थे ही, और जो सामंत थे उनके साथ साथ जो सेनापति थे उस पद पर भी जो है कि जैन मतानुयायियों या जैन धर्म के जो फॉलोवर थे उनकी ज़्यादा नियुक्ति होती है। तो इस तरह से एक डायनेस्टी से आपने देखा कितने सवाल बने हैं राष्ट्रकूट से। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है राष्ट्रकूट वंश। अब देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मैच कराने को दिया है। दिया एक तरफ स्तूप, मतलब कौन सी चीज़ जिसके लिए फेमस है। स्तूप के लिए इनमें से कौन सा स्थान, तो आप जानते हो कि सांची का स्तूप बहुत फेमस है। क्या स्तूप जो है कि वो सांची का फेमस है। और चित्रकारी आप देखेंगे तो चित्रकारी बाघ की गुफाओं की जो चित्रकारी है वो बहुत फेमस है, बाघ की गुफाओं की चित्रकारी। और कनिष्क की सिरविहीन जो मूर्ति मिली है ये मिली है मथुरा से। कनिष्क की सिरविहीन जो मूर्ति मिली है ये मिली है मथुरा से। और दशावतार मंदिर कहाँ मिलता है, देवगढ़ में जो है कि दशावतार मंदिर है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी में देखिए ए का 2 मतलब कि स्तूप का सांची, बी चित्रकारी बाघ, और सी कनिष्क की सिरहीन मूर्ति मथुरा से, और दशावतार मंदिर जो है कि आपका देवगढ़। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये पूछा गया 2017 में, उस बार का भी प्रश्न काफ़ी कठिन आया था, काफ़ी कठिन पेपर था 2017 का समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी का। अब देखिए पाँचवा सवाल जो है वो है, ये भी मैच कराने को दिया है। एक तरफ दिया स्थान, दूसरी तरफ स्मारक, मतलब कौन सा स्थान किस स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। तो एलिफेंटा भी आप जानते होंगे कि एलिफेंटा आपका जो है ये एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, गुफाओं के लिए। एलिफेंटा जो है कि गुफाओं के लिए, मतलब ए का 3 एलिफेंटा गुफा के लिए। अब श्रवणबेलगोला जो है ये कर्नाटक में स्थित है और यहाँ पर गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंडराय ने कराया था। तो ये प्रसिद्ध मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। श्रवणबेलगोला प्रसिद्ध मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर जो है कि गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंडराय ने करवाया था। और खजुराहो का मंदिर आप लोग जानते ही हैं। खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण जो है कि चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। अब बच रहा है आपका सांची आपने देखा है पिछले में भी था, तो सांची का भी हो जाएगा स्तूप। तो आइए देखते हैं इस तरह से हम कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए एलिफेंटा का हम लोगों ने देखा, एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाएँ थी जो कि कहाँ अवस्थित हैं, महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा से संबंधित है, मतलब ए का 3 ऑप्शन बी और डी मिल रहा है। केवल ए और सी आपका गलत हो जाएगा। श्रवणबेलगोला मूर्ति के लिए हम लोगों ने देखा, किस मूर्ति के लिए, गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण यहाँ पे चामुंडराय ने करवाया था। तो इस तरह से आपका बी का 4 हो जाएगा। श्रवणबेलगोला बी का 4, ए का 3, बी का 4। तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही हो जा रहा है। अगर यही 2 किसी को आता रहता, बाकी खजुराहो का मंदिर देख लीजिए, सी का 2 और डी का 1। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एलिफेंटा जो है महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से जो कि प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य मिलते हैं। श्रवणबेलगोला जो है ये मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। किसकी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है जो कि चंदेल शासकों के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया है। और सांची के स्तूप का निर्माण जो है ये अशोक ने करवाया था। यह भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। सांची भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सांची मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण महान सम्राट अशोक ने करवाया था। इस तरह से 5 सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी देखिए मैच कराने वाले क्वेश्चनों को कितनी भरमार है, क्योंकि इसमें इनको कई टॉपिकों को कवर करने का मौका मिल जाता है ना एक प्रश्न के माध्यम से। तो एक प्रश्न के माध्यम से वो कई चीज़ों की आपकी जानकारी परख लेते हैं। एक तरफ देखिए ऐतिहासिक स्थल, दूसरी तरफ राज्य। भीमबेटका देखिए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप जानते होंगे भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। भीमबेटका का मध्य प्रदेश से संबंध हो जाएगा। और शोर टेम्पल ये है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है शोर टेम्पल।
हम्पी आप लोग जानते ही होंगे, हम्पी कर्नाटक में है, हम्पी कर्नाटक। मानस आपका बच रहा है, वो हो जाएगा असम। मानस का अभ्यारण्य भी आप लोगों ने देखा होगा, ये मानस अभ्यारण्य वहाँ है असम में, जमीन वामीन पढ़ेंगे तो। लेकिन ऐतिहासिक तौर पे एक स्थल है जो कि असम में ये है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे भीमबेटका का संबंध निकला मध्य प्रदेश से, मतलब कि ए का निकला 2, ए का 2। देखिए इसमें ऑप्शन ए और बी में ही चूज करना है, और सी और डी तो ऐसे ही गलत हो जा रहे हैं। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से हो गया। शोर टेम्पल हम लोगों ने देखा, शोर टेम्पल का संबंध तमिलनाडु से है, शोर टेम्पल तमिलनाडु, मतलब कि बी का 3, ए का 2 बी का 3। इसमें भी 2 अगर किसी को आया होता तो वो मैच करा लेता। ऑप्शन बी हम्पी देखिए कर्नाटक, और मानस आपका असम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है। ये उत्तर प्रदेश विशेष से पूछा, काफ़ी गहराई वाला ये सवाल है। देखिए कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर, कानपुर में सबसे पहले तो ये पूछा होना चाहिए कि भीतरगांव मंदिर कहाँ है। उत्तर प्रदेश में अगर भीतरगांव मंदिर पूछेगा, भीतरगांव मंदिर, तो ये कहाँ है, कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है ये। और इस मंदिर के संदर्भ में जो है कि कथन दे करके पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। देखते हैं, 2 स्टेटमेंट दिया है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। तो ये बात सही है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी ईस्वी के बीच हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, ये भी बात सही है। तो इस तरह से ऑप्शन जो है कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सी, दोनों तथ्य इसके सही हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ये कब इसका निर्माण हुआ था, गुप्त काल में, गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था, गुप्त काल में। तो ये बात आपको जो है कि जानकारी के लायक है। देखा आपने कि भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश का कानपुर में है, और यह गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था 5वीं ईस्वी से जो है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य। इस मंदिर का निर्माण जो है वो ईंटों से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है, जिसका मुख, मतलब इस मंदिर का मुख पूर्व की तरफ है, और मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिडनुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ। तो 2 चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले यह मंदिर किस, नागर और द्रविड़ शैलियाँ 2 मिलती हैं, तो यह जो है कि नागर शैली का यह मंदिर है। और ये किस काल में बना था, ये बना था गुप्त काल में बना था। और इस मंदिर का जो चबूतरा है वो ईंटों का बना हुआ है, जिसके ऊपर यह मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का जो मुख है वो पूर्व की तरफ है, और गर्भगृह में एक लंबा पिरामिडनुमा शिखर है। तो इस एक प्रश्न के माध्यम से इतनी जानकारियाँ आपको मिली। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में जो है कि बना है। देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो इसमें है ऑप्शन आपका बी सही होगा। ग्वालियर का जो तेली मंदिर है, इसका शिखर जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। देखिए ग्वालियर स्थित तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में निर्मित है, जबकि इसकी नक्काशियाँ मूर्तियाँ जो हैं ये नागर शैली में है। एक ही मंदिर में दोनों शैलियाँ हैं, द्रविड़ शैली और नागर शैली। और एक शैली है मंदिर निर्माण की, बेसर शैली, तो वो भी आप जानते रहिएगा। लेकिन देखिए इस मंदिर के बारे में इसलिए ये थोड़ा सा सवाल बनने का ज़्यादा संभावना हो जाती है, क्योंकि इस मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि इसकी नक्काशियाँ और मूर्तियाँ जो हैं वो है नागर शैली में बनी हैं। इसकी वास्तुशैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है। देखिए इसमें एक मंदिर से कितनी जो है कि विविधता है इस एक मंदिर में। पहली बात तो ग्वालियर का तेली मंदिर डायरेक्ट पूछे तो ये जानते रहिए कि ग्वालियर में है, और ये मंदिर इसलिए प्रसिद्ध हो जाता है कि इसमें डिफरेंट शैली की चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं। देखिए इसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, और इसमें जो नक्काशियाँ की गई हैं और मूर्तियाँ जो बनी हैं वो नागर शैली में बनी हैं। और इस वास्तुकला में इसकी जो वास्तुकला है, इसकी वास्तुकला में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला दोनों शैलियों का जो है कि मिश्रण मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। देखिए, मामल्ल शैली का विकास पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ था। मामल्ल शैली का जो है कि विकास पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ था। और इसके अंतर्गत जो है कि 2 प्रकार के स्मारक बने थे। मंडप, एक पहला जो था वो मंडप था और दूसरा था एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ भी कहा जाता है। तो रथ, ये जो इस समय जो है कि मतलब कि पल्लव शासकों के समय जो एकाश्म मंदिर बना था, उसी को जो है कि रथ मंदिर भी कहा जाता है। और इस शैली में निर्मित सभी स्मारक जो है कि मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में विद्यमान है। मतलब कि एकाश्म मंदिर शैली का जो एकाश्म मंदिर जो बने हैं पल्लव शासकों के द्वारा, पल्लव शासकों में भी नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा जो बनवाए गए हैं, ये सभी मंदिर जो है कि कहाँ पे विद्यमान है? वो महाबलीपुरम में, मामल्लपुरम भी जिसे कहा जाता था, महाबलीपुरम में मामल्लपुरम या महाबलीपुरम, वहाँ पे जो है कि ये एकाश्म मंदिर जो है कि मिले हैं, जिन्हें रथ मंदिर भी कहा जाता है। और नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा जो है कि इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। नरसिंहवर्मन प्रथम जो था ये पल्लव वंश का शासक था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल दूसरे चैप्टर से है, दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग से है। देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चालुक्य, चोल, कदम या कलचुरी? वैसे इसमें जो है कि सभी चुन लेते थे, चालुक्य भी, चोल भी, कदम भी, कलचुरी भी। तो ये सवाल इसलिए जो है कि जांच के दायरे से बाहर कर दिया गया था। वैसे अगर इसमें देखेंगे तो जो चोल थे, मतलब वंशानुगत उत्तराधिकारी की जो परंपरा थी, वो प्रायः सभी राजवंशों में प्रचलित थी, लेकिन यह जो सबसे ज़्यादा जो दिखाई देती है, वह दिखाई देती है चोल वंश के शासकों में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। और जो ये जो और भी शासक हैं चालुक्य वंश, ये लोग भी जो है कि अपने युवराज पहले ही चुन लेते थे, अपने जीवन के समय ही ये लोग अपना मतलब उत्तराधिकारी चुन लेते थे। तो इस वजह से इसमें से सभी माना जाएगा। अगर कोई 3 वंश अलग दिया रहता, मतलब चालुक्य के जगह पे पल्लव रहता, कदम के जगह पे राष्ट्रकूट रहता, कलचुरी की जगह पे पाल रहता और यहाँ पर चोल रहता, तब जो है कि सवाल बनता, तब चोल को जो है सही माना जाता। ऐसे में सभी वंश सही हैं, सभी वंशों के जो है कि शासक अपने शासन काल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो इस वजह से ये प्रश्न जो है कि जांच के से बाहर कर दिया गया था। अब देखिए अगला सवाल है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से मिलती है? प्रश्न एक बार मैं पुनः पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है अरिकामेडु की खुदाई से। अरिकामेडु जो है ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। कहाँ पे? भारत के पूर्वी तट पर जो है कि अवस्थित ये एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। और पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी एक किताब का नाम है, एक स्रोत है, जिसमें इसे जो है कि पोडुके भी कहा गया, मतलब किसे? अरिकामेडु को पोडुके भी कहा गया है। और यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में जो है कि रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ पे मानी जाती है कि रोमन बस्तियों की अवस्थिति थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई वस्तुएं जो है कि रोमन से प्राप्त हुई। अब जब रोमन से वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ से आदान प्रदान होता रहा होगा, तभी मिली हैं। जो वस्तुएं मिली हैं उनमें देखिए 2 हत्थे कलश मिले हैं, शराब के 2 हत्थे के कलश, और रोमन लैंप मिला और रोमन ग्लास, ये सब चीज़ें जो है कि मिली हैं। तो इससे भारत तथा रोम के बीच उस समय के घनिष्ठ व्यापारिक संबंध का जो है कि पुष्टि होती है। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है कि काशी क्षेत्र भेजा था? तो इसमें भेजा था चालुक्य के राजा कुमारपाल ने। कुमारपाल ने जो है कि अपने मंत्रियों को पशुओं की क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र में भेजा था। ये सवाल बहुत चालुक्यों का शासक था कुमारपाल, उसने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था और वह जैन मतानुयायी था। कुमारपाल कौन था? जैन धर्म का फॉलोअर था। कुमारपाल जो है कि जैन मतानुयायी था
और उसने जो है कि जानते हैं जैनी लोग कितना हिंसा के खिलाफ होते हैं, कितने बड़े अहिंसक होते हैं वो। तो उसने पशुओं के प्रति जो क्रूरता हुआ करती थी उसके राज्य में, उसको रोकने के लिए जो है कि उसने अपने मंत्रियों को काशी क्षेत्र में भेजा था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। तो देखते, आप जानते होंगे चेर भी जो है कि तमिल में जो है कि दक्षिण भारत के संगम वंशकालीन शासक संगम वंशी है, और चोल भी हैं और पांड्य भी हैं। तो इसमें से जो है कि ऑप्शन सी पल्लव जो है ये तमिल देश के संगम युग के राजवंश नहीं है। पल्लव तो पल्लव हैं कौन? पल्लव राजवंश का जो है कि अस्तित्व 275 ईस्वी से 897 ईस्वी तक रहा है, और जिसने दक्कन के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया था। पल्लव जो थे ये दक्कन के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किए थे, और इनके जो प्रमुख शासकों में से 2 थे जिन्होंने अपने वंश को जो है कि बहुत आगे बढ़ाया, महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम जो था वो 600 से 630 ईस्वी तक शासन किया, और नरसिंह वर्मन प्रथम जो था वो 630 से 668 ईस्वी तक शासन किया। इनके शासनकाल के दौरान जो है कि पल्लव एक प्रमुख दक्षिणी भारतीय शक्ति बन गए थे, और पल्लव जो है ये हिंदू वैष्णव मंदिर वास्तुकला के संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। और पल्लवों की जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम थी इनकी राजधानी। तो अब देखिए, संगम साहित्य में जो ये चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के बारे में जो है कि विवरण प्राप्त होता है, पल्लवों के बारे में नहीं। इन राज्यों के मतलब चोल, चेर और पांड्य के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी इस साहित्य से जो है कि कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक विभिन्न गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। पल्लव या अन्य किसी राजवंश का संगम से जो है कि उल्लेख मतलब कि संगम साहित्य से कोई संबंध नहीं है। अब देखिए अगला है सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? किस शासक ने सिंघल मतलब श्रीलंका को उस समय कहा जाता था, के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो वो भेजा था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम, अभी जिसके बारे में हम बताया आपको कि 630 से 668 ईस्वी तक पल्लव वंश का शासक था यह, जो है कि देखिए इसीलिए देखिए PYQ करने का बहुत फ़ायदा होता है। अभी उसमें पल्लव वंश से संबंधित 2010 में पूछा था सवाल, और जो कि इनडायरेक्ट था, क्योंकि चोल, चेर और पांड्य से संबंध करके पूछा था, और पल्लव उसमें नहीं थे। अब अगला सवाल देखिए 2016 में जो बना है यही पल्लव शासक से बन गया है कि पल्लव शासक कौन सा? वो पल्लव शासक था जो सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था। तो अगर जो उस क्वेश्चन को हल करते वक्त 2010 के पल्लव वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होता तो वो जरूर इस सवाल को जो है कि अटेम्प्ट कर पाता और सही अटेम्प्ट कर पाता। नरसिंह वर्मन प्रथम, देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी के बीच जो है कि शासन करता है, और 642 ईस्वी में जो है कि इसने चालुक्यों के विरुद्ध श्रीलंका के राजकुमार मानवर्मन से जो है कि इसे सहायता मिली थी। मतलब चालुक्यों के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए इसने जो है कि सिंघल देश का जो शासक था उससे राजकुमार वर्मन उससे इसने सहायता ली थी। अतः उसने जो है कि मानवर्मन को जो है कि पुनः सिंघल द्वीप की गद्दी दिलाने की, जब मानवर्मन जो है समस्या में पड़ता है तो उसको सहायता दिलाने के लिए जो है कि इसने अपनी शक्तिशाली नौसेना को जो है कि 2 बार उसकी सहायता हेतु भेजा था। तो इसलिए देखिए PYQ करने का कितना इंपॉर्टेंस है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? पूछ रहा है कि किस जो दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से जो है कि किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुराल को। कुराल एक जो है कि तमिल ग्रंथ था जिसे कुराल या कुरल भी जो है कि कहा जाता था, और इसको लघु वेद की संज्ञा दी गई है। और इसके जो रचयिता हैं वो हैं तिरुवल्लुवर। क्या नाम है इनका? तिरुवल्लुवर। ये लघु वेद था, इसको लघु वेद की संज्ञा दी गई है। कुराल या कुरल, इसके रचयिता यही थे तिरुवल्लुवर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम
एक विभाग की तरह से होता था, उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वारियम जो है कि उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो वो देखता था टोट्टवारियम। कौन? टोट्टवारियम जो है कि उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। देखिए, चोलकालीन गांव की गतिविधियों की देखरेख के लिए एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई थी, जिसे क्या कहा जाता था? वारियम। चोल काल में जो है कि गांव की गतिविधियों को देखने के लिए एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई थी, उसी को वारियम कहा जाता था। और वो वारियम कई होती थी, कई मतलब कि कई भागों में बटी होती। तो उद्यान प्रशासन का कार्य देखने के लिए, कार्य देखने वाली जो समिति होती थी गांव के, उसको जो है कि टोट वारियम कहा जाता था। इसी तरह से देखिए, संवत्सर वारियम क्या होती थी? संवत्सर वारियम क्या देखती थी? संवत्सर वारियम देखती एक वार्षिक समिति थी। संवत्सर वारियम जो है कि एक वार्षिक समिति थी। और एरीवारियम जो थी, एरीवारियम ये एक तालाब समिति थी। एरीवारियम तालाब समिति थी। और पानवारियम जो पूछा है, यह स्वर्ण समिति थी। तो आपने यहाँ पर कि सभी वारियमों का संबंध देख लिया। और वारियम क्या होती थी ये भी आप जान गए कि चोलकालीन जो गांव होते थे उनकी गतिविधियों की देखरेख के लिए जो कार्यकारिणी समिति बनाई जाती थी, उसी को वारियम कहा जाता था। और उस वारियमों में से एक टोट वारियम थी, जिसका संबंध उद्यान प्रशासन से था। और जो पान वारियम थी, उसका संबंध वार्ड समिति जिसे कह सकते हैं। और जो एरी वारियम है, उसे आपका जो है कि तालाब समिति कह सकते हैं। और संवत्सर वारियम जो थी, ये वार्षिक समिति थी। चलिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? पूछ रहा है कि तमिल रामायण जो था वो या रामावतारम, उसका लेखक कौन था? तो उसके लेखक थे कंबन। कंबन द्वारा रचित जो है कि कंबन रामायण या रामावतारम, ये तमिल भाषा में है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध जो है कि हुआ था, किन के बीच हुआ था तक्कोलम का युद्ध? तो तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। किन के मध्य हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। देखिए, राष्ट्रकूट शासक जो था परांतक प्रथम, इसके अंतिम दिनों में जो है कि ये उस वंश का शासक था। परांतक, पहले व्याख्या देखिए। व्याख्या ये है कि परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय, मतलब राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय था, उससे जो है कि परांतक प्रथम से जो है कि सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया। परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजयुकोंड की उपाधि धारण की थी। कृष्ण तृतीय जो था वो जो है कि तक्कोलम युद्ध में हराने के बाद तंजयुकोंड की उपाधि धारण करता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है। यहाँ कहाँ होना चाहिए था, ये टाइप गलत हो गया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में अवस्थित है। मदुरई में अवस्थित है। मदुरई जो है कि पांड्यों की राजधानी हुआ करती थी। और संगम काल में प्रथम एवं तृतीय संगम यहीं पर आयोजित हुआ था, मदुरई में। मदुरई में ही प्रथम और तृतीय संगम का आयोजन हुआ था। और जिसकी अध्यक्षता कौन कौन किए थे? प्रथम संगम की अध्यक्षता किए थे ऋषि अगस्त्य, और तृतीय संगम की अध्यक्षता किए थे नक्कीरर। तो इन तथ्यों को एक बार आप पुनः ध्यान से सुनिए और इन्हें नोट कर लीजिए कि मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में अवस्थित है। और मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। और संगम काल में प्रथम और तृतीय संगीत जो थी, तमिल संगीत संगमम, वो यहीं हुआ था। और जिसमें सब जो पहला संगम था मदुरई में जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए थे ऋषि अगस्त्य। और जो तीसरा संगम हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे नक्कीरर। कौन? नक्कीरर। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। ये हमें लगता है, हाँ, ये आखिरी सवाल भी है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह मूर्ति जो है नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। ये बात बिल्कुल सही है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का। तो ये दोनों बात सही है।
ये नटराज के जो नृत्य मूर्ति के बारे में ये दोनों बात सही है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए भगवान शिव की नटराज मुद्रा की मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। किसका? 4 हाथों वाले शिव का। अब देखिए चारों हाथों में जो चीज़ें लिए हैं उनका अपना एक संबंध है। तो इस मूर्ति में जो उनके ऊपरी जो है कि दाएं हाथ में जो डमरू है वो सृजन का प्रतीक है, और ऊपरी बाएं हाथ में जो है कि अग्नि है वो विनाश का प्रतीक है। उनका जो दूसरा दाहिना हाथ है, 4 हाथ हैं, तो पहले दाहिना हाथ में जो है कि जो ऊपर किया हुआ है उसमें डमरू है वो सृजन का प्रतीक है, और बायां हाथ जो है ऊपर किया हुआ उसमें अग्नि है, ये जो है कि विनाश का प्रतीक है। उनका जो दूसरा दाहिना हाथ है वो अभय मुद्रा प्रदर्शित करता है, जबकि दूसरा बायां हाथ जो है उनके उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा कर रहा है, जो कि मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। और नटराज की इस मूर्ति में जो है कि शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दाहिने कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में जो है कि महिला का कुंडल पहने दर्शाया गया है। तो इसीलिए इस प्रतिमा को जो है कि अर्धनारीश्वर का जो है कि रूप माना जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।